So we are starting with ICDR chapter, one of the most important chapter of SEBI, which is forming part of chapter 8 of your ICSI module. एंड इन दिस चैप्टर जो एवरेज वेटेज इस चैप्टर का आता है वो अराउंड 20 मार्क्स का है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो अंडर दिस यकीन सीरीज फर्स्ट चैप्टर व्हाट वी आर टेकिंग इन सेबी इज आईसीडीआर. अब देखो सिक्योरिटीज़ कैसे इशू होती हैं. सो मैनर ऑफ इशूइंग सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी बेसिकली 4 तरीके से इशू हो सकती हैं. सो इट कैन बी पब्लिक इशू, इट कैन बी राइट इशू, इट कैन बी प्राइवेट प्लेसमेंट एंड इट कैन बी बोनस इशू. अब पब्लिक इशू का मतलब क्या होता है, दैट यू आर इशूइंग सिक्योरिटीज टू द पब्लिक एट लार्ज, नॉट टू एनी स्पेसिफिक इन्वेस्टर. एंड पब्लिक इशू में आईपीओ एंड एफपीओ दो तरीके से होता है. आईपीओ कौन करता है, इट इज़ बीइंग डन बाय अनलिस्टेड कंपनी फॉर गेटिंग लिस्टेड, एंड एफपीओ कौन करता है, इट इज़ बीइंग डन बाय लिस्टेड कंपनी. अब ये आईपीओ एंड एफपीओ दो तरीके से हो सकते हैं. इट कैन बी न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटी जिसमें कंपनी नए शेयर्स इशू करता है, और इट कैन बी ऑफर फॉर सेल जहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स लेके पब्लिक को दिया जाता है. दैट इज कॉल्ड पब्लिक इशू. राइट इशू में व्हाट कंपनी डू, सो कंपनी अंडर राइट इशू व्हाट दे डू, दैट दे ऑफर सिक्योरिटीज टू देयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर इन एग्जिस्टिंग कैपिटल रेशो, दैट इज टू बी कॉल्ड एज राइट इशू. प्राइवेट प्लेसमेंट जो है, यहाँ पे आप सिक्योरिटी स्पेसिफिक इन्वेस्टर को देते हो, एंड इट कैन बी डन बाय लिस्टेड कंपनी एज वेल एज इट कैन बी डन बाय अनलिस्टेड कंपनी. जब लिस्टेड कंपनी करता है तो इट कैन बी इन द नेचर ऑफ QIP विच इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिसमें सिक्योरिटी इशू किया जाता है ओनली टू QIB, दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर. देन सेकेंड, इट कैन बी शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी, जिसमें कंपनी ESOS, ESPS, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, GBS, RBS एंड स्वेट इक्विटी शेयर, ये सिक्योरिटीज इशू करता है. और इट कैन बी डन इन द नेचर ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. अगर एक अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा है, then they cannot do QIP because QIP can be done only by a listed company. They can always do the other share with employee benefit, sweat equity, preferential allotment, but they cannot do, unlisted company cannot do QIP. Then the fourth mode of issuing security is bonus issue, जिसमें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर को सिक्योरिटी इशू करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन एग्जिस्टिंग कैपिटल रेशियो. अब यहाँ पे ऑफर फॉर सेल क्या होता है, तो ऑफर फॉर सेल में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर से शेयर्स लेता है और वही शेयर ले जाके पब्लिक को दे देता है, और जो पब्लिक से पैसा आता है वो कंपनी के पास आता है, एंड कंपनी गिव एग्जिट प्राइस टू द सेलिंग शेयर होल्डर. एंड जो कंपनी ने शेयर्स इन्वेस्टर से लिए हैं सेलिंग शेयर होल्डर से, उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल. तो ऑफर फॉर सेल में आप कोई नए शेयर्स इशू नहीं कर रहे हो, आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर से ही सिक्योरिटीज़ लेते हो और उसी को आप पब्लिक को देते हो, और जो पैसा रेज होता है वो आप सेलिंग शेयर होल्डर को दे दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल. द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉल्ड आस्बा. नाउ व्हाट इज आस्बा. आस्बा का मतलब होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. नाउ ये मोड क्या है, नाउ इसमें आस्बा में क्या कहता है कि इन्वेस्टर क्या करता है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक को देता है जो आस्बा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है विद एन ऑथराइजेशन. कि सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक क्या कर सकता है, वो इन्वेस्टर के बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि पैसे को ब्लॉक कर दिया जाए. और जब पैसा इन्वेस्टर के अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है, मतलब इन्वेस्टर को पैसा दिख जरूर रहा है लेकिन उसको यूज़ नहीं कर सकता, फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंपनी के पास जाता है, बैंकर टू एन इशू के पास. बैंकर टू एन इशू इसको कंपनी MB RTA को फॉरवर्ड करते हैं, MB एंड RTA करते हैं, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइज करते हैं, एंड जो फाइनल बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो कंपनी को कम्युनिकेट किया जाता है. एंड जो फाइनल बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है उसके हिसाब से अगर सिक्योरिटीज अलॉट हुआ तो डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करते हैं, डिपॉजिटरी आपके DP को इन्फॉर्म करता है और डीमेट अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है. एंड देन MB RTA या कंपनी SCSB को इंस्ट्रक्शन देता है. SCSB क्या करता है, इन्वेस्टर के बैंक को बोलता है और पैसा इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट से निकल के कंपनी के एस्क्रो में चला जाता है अगर आपके नाम पे शेयर्स अलॉट हुआ होगा तो. और अगर आपके नाम पे शेयर्स अलॉट नहीं हुआ होगा तो SCSB आपके बैंक को, इन्वेस्टर के बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा और पैसा आपके अकाउंट में ही अनब्लॉक हो जाएगा. मतलब आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा तब जब एज पर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपके नाम पे सिक्योरिटीज अलॉट हुआ होगा तो, अदरवाइज पैसा आपके अकाउंट से निकलेगा नहीं. मतलब जो प्रॉब्लम थी डिले इन रिफंड की या नो रिफंड की, उस प्रॉब्लम को ही हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया विद द यूसेज ऑफ आस्बा. क्लियर. अब यहाँ पे जो बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आस्बा की, उसको बोलते हैं सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट
बैंक। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे ICDR की जो एप्लीकेबिलिटी है वो कब आती है? तो ICDR की एप्लीकेबिलिटी आती है अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी IPO कर रहा है या लिस्टेड कंपनी कोई भी सिक्योरिटी इशू कर रहा है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ राइट FPO राइट इशू। लेकिन राइट इशू में कितने का इशू साइज होना चाहिए? कम से कम 50 करोड़ और मोर का। देन अगर आप बोनस इशू कर रहे हो, QIP कर रहे हो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हो, या एक ओवरसीज कंपनी अगर इंडिया में IDR का IPO करना चाहता है या राइट इशू करना चाहता है, या SME कंपनी IPO करना चाहता है, या अगर कोई कंपनी इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होना चाहता है विद और विदाउट पब्लिक इशू, तो आपको ICDR कंप्लाई करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज बेसिस ऑफ अलॉटमेंट? बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का मतलब होता है कि जब कंपनी पब्लिक इशू में जाता है एंड दे आर गिविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स नेट ऑफर टू पब्लिक, तो वहाँ पे पब्लिक के हर एक कैटेगरी के लिए सर्टेन शेयर्स निकाल के एलोकेट कर दिए जाते हैं। मतलब पब्लिक इशू में यू आर ट्राइंग टू गिव शेयर्स टू ईच एंड एवरी कैटेगरी, एंड उसके बाद अगर मान लो किसी एक कैटेगरी में ज़्यादा डिमांड है और एक में कम है, तो स्पिल अलाउड है। मतलब स्पिल का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे आप जिस कैटेगरी में डिमांड ज़्यादा हो जिसमें कम है उसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज किस कैटेगरी रखा गया है, तो ये डिवाइड किया गया है। इशू इज डन थ्रू बुक बिल्डिंग मेथड या तो इशू इज डन थ्रू नॉन बुक बिल्डिंग मेथड। अगर इशू इज डन थ्रू बुक बिल्डिंग मेथड है तो इशूअर फुलफिल बेसिक एलिजिबिलिटी नॉर्म्स या तो इशूअर फुलफिल ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी नॉर्म्स। अगर इशूअर इज फुलफिलिंग बेसिक एलिजिबिलिटी नॉर्म्स तो मिनिमम 35% विल बी गिवन टू RII, minimum 15% will be given to NII and maximum 50% will be given to QIB। और ये 50% के अंदर सब बाइफर्केशन क्या है कि 5% will be given to mutual fund, 60% will be given to anchor investor and 35% will be given to other QIB। और जो एंकर इन्वेस्टर का 60% है उसके अंदर फर्दर दो सब कैटेगरी है, दैट इज 1/3 विल बी गिवन टू डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड एंड 2/3 विल बी गिवन टू अदर एंकर इन्वेस्टर। क्लियर? अभी अगर इशूअर इज डूइंग पब्लिक इशू थ्रू बुक बिल्डिंग मेथड बाय कंप्लाइंग विद ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वहाँ पे मैक्सिमम 10% RII के पास जाएगा, मैक्सिमम 15% NII के पास जाएगा एंड मिनिमम 75% QIB के पास जाएगा। अच्छा, 75% में सब बाइफर्केशन सेम है कि 5% विल बी गिवन टू म्यूचुअल फंड, 60% विल बी गिवन टू एंकर इन्वेस्टर एंड 35% विल गिवन टू अदर QIB। एंड एंकर के अंदर बाइफर्केशन सेम है, 1/3 विल गो टू डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, नाउ 1/3 विल गो टू डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड एंड 2/3 विल गो टू अदर एंकर इन्वेस्टर। अभी अगर इशू जो है वो नॉन बुक बिल्डिंग मेथड से हो रहा है, फिक्स प्राइस मेथड से हो रहा है, तो मिनिमम 50% RII को दिया जाएगा एंड मैक्सिमम 50% विल गो टू अदर इन्वेस्टर विच इज कंप्राइजिंग ऑफ इंडिविजुअल अदर देन RII विच इज कंप्राइजिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट ऑल्सो। याद रखना स्पिल ओवर अलाउड है, मतलब अगर किसी एक कैटेगरी में डिमांड ज़्यादा है दूसरे में कम है तो आप क्रॉस एडजस्टमेंट कर सकते हो। सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर QIB पोर्शन के अंदर अगर म्यूचुअल फंड के लिए आप चाहो तो 5% के बदले एडिशनल 5% का आप रिजर्वेशन कर सकते हो, मतलब म्यूचुअल फंड पोर्शन के लिए 10% हो सकता है एंड अदर QIB का जो 35 है वो रिड्यूस होकर 30 हो सकता है। मतलब इट कैन लुक इन दिस वे दैट QIB के अंदर 3 पार्ट, म्यूचुअल फंड, एंकर इन्वेस्टर एंड अदर QIB। अभी म्यूचुअल फंड कैन बी 10%, एंकर इन्वेस्टर कैन बी 60% एंड अदर QIB कैन बी 30%। क्लियर? एंड उसके आगे नाम एंड उसके आगे एंकर का दो पार्ट सेम है, 1/3 एंड 2/3। 1/3 विल गो टू डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड एंड 2/3 विल गो टू अदर एंकर इन्वेस्टर। इसके अलावा जो NII कैटेगरी है ना, NII कैटेगरी में क्या बोला गया है, देखो NII किसको बोलते हैं? NII मतलब अगर कोई भी इन्वेस्टर 2 लाख रुपए से ऊपर की एप्लीकेशन करता है तो ही विल फॉल अंडर द NII कैटेगरी अनलेस द इन्वेस्टर बीइंग QIB। तो अगर मान लो आज आप और मैं अगर 2 लाख रुपए से ऊपर की एप्लीकेशन करते हैं किसी कंपनी के पब्लिक इशू में, 3 लाख रुपए की 4 लाख रुपए की एप्लीकेशन किया, तो हम लोग RII नहीं है क्योंकि RII की लिमिट कितनी है 2 लाख, तो हम लोग क्या बन जाएंगे NII। अब NII में मैं 2,01,000 रुपए की एप्लीकेशन करूँ तो भी मैं NII हूँ, और मैं 2 करोड़ की एप्लीकेशन करूँ एज एन इंडिविजुअल तो भी मैं NII हूँ। तो उसके अंदर फर्दर बाइफिकेशन किया गया कि 1/3 ऑफ NII पोर्शन विल बी रिजर्व फॉर दोज इन्वेस्टर जिनका एप्लीकेशन 2 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख तक है, एंड 2/3 पोर्शन ऑफ NII विल बी रिजर्व फॉर दोज इन्वेस्टर जिनका एप्लीकेशन वैल्यू जो आपका
एप्लीकेशन साइज जो है जिनका 10 लाख से ऊपर है उनके लिए 2/3 ऑफ एनआईए पोर्शन बीइंग रिजर्व। क्लियर। अगेन एनआईए के अंदर भी स्पिल ओवर अलाउड है कि मान लो 1/3 में डिमांड ज़्यादा है एंड 2/3 में कम है या वाइस वर्सा, तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। क्लियर। दिस इज कॉल्ड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। अब देखिए, now what is the next topic says it talks about anchor investor. Now what is that topic means? एंकर इन्वेस्टर जो है ना, ये QIB है जिसका मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू कितना होता है 10 करोड़ और मोर अगर पब्लिक इशू मेन बोर्ड पे लिस्ट हो रहा है, और अगर SME बोर्ड पे लिस्ट हो रहा है, SME प्लेटफॉर्म पे, तो इनका मिनिमम इशू जो है, मिनिमम एप्लीकेशन साइज 2 करोड़ और मोर होता है। यहाँ पे कितने एंकर इन्वेस्टर होंगे ये प्योरली डिपेंड करता है कि आपने एंकर इन्वेस्टर पोर्शन के लिए कितना एलोकेशन क्रिएट किया है। तो अगर कंपनी मेन बोर्ड पे लिस्ट हो रहा है, तो पब्लिक इशू इज ऑन मेन बोर्ड थ्रू बुक बिल्डिंग मेथड, तो अगर अपना एलोकेशन अगर 10 करोड़ तक है तो मिनिमम कुछ नहीं है, मैक्सिमम 2 एंकर इन्वेस्टर हैं एंड मिनिमम अलॉटमेंट मेड टू ईच एंकर इन्वेस्टर जो है वो कुछ नहीं है। बिकॉज आप एक अगर 10 करोड़ तक है और एक ही आया तो उसको पूरा भी आप दे सकते हो, और मान लो मैक्सिमम 2 आए तो आप कोई भी एलोकेशन कर सकते हैं। अभी अगर एंकर इन्वेस्टर पोर्शन के लिए अगर एलोकेशन 10 करोड़ से ज़्यादा है एंड 250 करोड़ तक है तो मिनिमम 2 एंकर इन्वेस्टर चाहिए, मैक्सिमम 15, एंड पर एंकर इन्वेस्टर का जो अलॉटमेंट होगा वो 5 करोड़ पर एंकर इन्वेस्टर होगा। और अगर एलोकेशन मेड टू एंकर इन्वेस्टर जो है अगर वो 250 करोड़ एंड अबव हुआ तो यहाँ पे मिनिमम 5 एंकर इन्वेस्टर चाहिए, मैक्सिमम 15। अच्छा, यहाँ 15 में क्या है, 15 में एवरी 250 करोड़ पे 10-10 एंकर इन्वेस्टर बढ़ते जाएंगे। मतलब अगर मान लो मेरा एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन 1000 करोड़ का है तो पहले 250 करोड़ के लिए मेरे मैक्सिमम कितने होंगे 15, अनदर 250 के लिए और 10 ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे मैक्सिमम 25, और 250 के लिए और 10 ऐड हो जाएंगे 35, और लास्ट 250 के लिए और ऐड 10 हो जाएंगे 45। मतलब मिनिमम 5 चाहिए, मैक्सिमम 45 चाहिए। दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन being done which means that additional 10 anchor investor for every allocation of 250 करोड़। और एंड यहाँ पे पर एंकर इन्वेस्टर को कितना अलॉटमेंट करना पड़ेगा 5 करोड़ पर एंकर इन्वेस्टर। अभी अगर एलोकेशन अगर पब्लिक इशू SME बोर्ड पे हो रहा है ऑन SME एक्सचेंज, तो यहाँ पे 2 करोड़ तक के लिए अगर एलोकेशन 2 करोड़ तक का किया गया है तो मिनिमम कुछ नहीं है, मैक्सिमम 2 एंकर इन्वेस्टर चाहिए, और आप किसी एक को भी पूरा दे सकते हो और दोनों को जो भी आप रेशो करना चाहो कर सकते हो। लेकिन अगर एलोकेशन एंकर इन्वेस्टर के लिए जो है अगर वो 2 करोड़ से अबव है एंड अप टू 25 करोड़ तक है तो मिनिमम 2 एंकर इन्वेस्टर चाहिए, मैक्सिमम 15, एंड पर एंकर इन्वेस्टर को जो मिनिमम अलॉटमेंट किया जाएगा वो होगा 1 करोड़ पर एंकर इन्वेस्टर। एंड यहाँ पे अगर एलोकेशन अगर 25 करोड़ से ऊपर है, एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी के अगर एलोकेशन 25 करोड़ से ऊपर है तो मिनिमम 5 चाहिए, मैक्सिमम 15, एंड पर एंकर इन्वेस्टर को 1 करोड़ पर एंकर इन्वेस्टर का अलॉटमेंट किया जाएगा। एंड यहाँ पे भी एवरी 25 करोड़ पे 10-10 एंकर इन्वेस्टर बढ़ते जाएंगे। फर्दर क्या लिखा कि जो भी शेयर्स आप अलॉट करते हो एंकर इन्वेस्टर को उस पर लॉक इन पीरियड रहेगा कितने दिन का, 30 डेज का। एंड जो QIB का पोर्शन है उसका 60% पोर्शन एंकर इन्वेस्टर के पास रिजर्व किया जाएगा और उसमें से 1/3 विल बी गिवन टू डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। अभी अगर आपने एंकर से जो प्राइस चार्ज किया है अगर वो पब्लिक इशू प्राइस से ज़्यादा है तो सरप्लस आपको एंकर इन्वेस्टर को वापस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पब्लिक इशू प्राइस से कम है तो वहाँ पे जो डेफिसिट है वो आप एंकर इन्वेस्टर से चार्ज कर सकते हो, एंड एंकर इन्वेस्टर इज ऑल्सो अंडर ऑब्लिगेशन टू मेक द पेमेंट टू द कंपनी। अभी प्रमोटर ग्रुप जो है इशू मैनेजमेंट टीम जो है वो एंकर इन्वेस्टर पोर्शन में एलोकेशन नहीं कर सकता। सेकेंडली अगर किसी एक QIB ने एंकर एंड नॉन एंकर दोनों कैटेगरी में अप्लाई किया है तो उसकी दोनों एप्लीकेशन को वैलिड एप्लीकेशन कंसिडर किया जाएगा। फर्दर एंकर इन्वेस्टर की जो बिडिंग होती है वो पब्लिक इशू से एक दिन पहले होती है, एटलीस्ट 1 डे बिफोर द ओपनिंग ऑफ इशू, एंड उसी दिन आपका बिडिंग कंप्लीट हो जाएगा और एलोकेशन कर दिया जाएगा। और किस एंकर को कितना एलोकेशन किया गया है, किस प्राइस पे एलोकेशन किया गया है, ये भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा बिफोर द ओपनिंग ऑफ इशू। एंड एंकर इन्वेस्टर क्या करेगा, एप्लीकेशन अमाउंट सेम प्रपोर्शन पे करेगा जो बाकियों ने पे किया है, एंड बैलेंस अमाउंट हैव टू बी पेड विद इन 2 days ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। This is your anchor investor. Very important topic. Now, who are the entities not eligible to do public issue? तो यहाँ पे these are basically the
प्रोहिबिशन की कौन कौन सी कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकते, आईपीओ एफपीओ नहीं कर सकते? तो पहला, अगर आपका इशूअर, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर या सेलिंग शेयर होल्डर। सेलिंग शेयर होल्डर पिक्चर में कब आएगा? व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफर फॉर सेल। अगर उसको सेबी ने डिबार किया है फ्रॉम एसेसिंग द कैपिटल मार्केट, या तो अगर प्रमोटर डायरेक्टर जो इशूअर के वो किसी और कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर हैं जिसको सेबी ने डिबार किया था, या तो अगर कोई भी इशूअर प्रमोटर डायरेक्टर जो है अगर वो विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉडलेंट बोरोवर है, या तो प्रमोटर डायरेक्टर अगर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, तो वहाँ पे कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकता। नाउ इन दैट केस लिखने का, सेबी ने मान लो आपको पास में डिबार किया था और अब डिपार्टमेंट पीरियड खत्म हो गया है, तो फिर आप पब्लिक इशू कर सकते हो। नाउ सेकंड कंडीशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि अगर कंपनी आईपीओ कब नहीं कर सकता। नाउ द कंडीशन इज दैट कि अगर कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का कन्वर्जन होना पेंडिंग है, या तो अगर होल्डर के पास कोई राइट है जिसकी वजह से उसको फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स मिल सकता है, देन जब तक वो कन्वर्जन नहीं हो जाएगा तब तक आप आईपीओ नहीं कर सकते। एक्सेप्ट कौन से कंडीशन में कर सकते हैं? पहला, अगर ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने से पहले अगर कन्वर्जन हो गया तो फिर आप उसके बाद आईपीओ कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको जो राइट्स दिया गया है वो इन द नेचर ऑफ ईसॉप है जिसका कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफर डॉक्यूमेंट में किया गया है, तो फिर आप आईपीओ कर सकते हो। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का कन्वर्जन होना पेंडिंग है तो आप आईपीओ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का कन्वर्जन हो गया ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने से पहले, या तो अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का जो राइट्स आपको दिए गए थे जो कि फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं वो इन द नेचर ऑफ ईसॉप है, तो आप आईपीओ कर सकते हो। सो आई बिलीव दिस पार्ट बीइंग क्लियर। सो नेक्स्ट इज द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर पब्लिक इशू। तो अगर एक कंपनी को आईपीओ करना है या एफपीओ करना है तो क्या एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फुलफिल करना पड़ेगा? नो, दैट इज बेसिकली बीइंग डिवाइडेड फॉर आईपीओ फॉर बेसिक एलिजिबिलिटी नॉर्म्स इट इज रेगुलेशन 6(1), and for IPO if it is by alternative eligibility norm then it is regulation 6(2). For FPO it is, if it is basic eligibility norm then it is regulation 103(1), and for FPO if it is alternative eligibility norm that is 100 regulation 103(2). अब आईपीओ के लिए क्या बोला है बेसिक एलिजिबिलिटी नॉर्म्स कि आपका नेट टेंजिबल एसेट इशूअर का कितना होना चाहिए? कम से कम 3 करोड़ का होना चाहिए ऑफ लास्ट 3 फुल ईयर्स ऑफ 12 मंथ्स ईच, जिसमें से मैक्सिमम 50% नेट टेंजिबल एसेट लिक्विड फॉर्म में हो सकता है इन मॉनेटरी एसेट के फॉर्म में, और अगर 50% से ऊपर नेट टेंजिबल एसेट अगर लिक्विड फॉर्म में है, मॉनेटरी एसेट के फॉर्म में है, तो इशूअर को फर्म कमिटमेंट देना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इस एक्सेस को यूटिलाइज करेगा। फर्दर क्या लिखा है कि ये जो लिमिट है 50% की, ये कब एप्लीकेबल नहीं होता है? अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हो थ्रू ऑफर फॉर सेल। उसका रीजन क्या है? रीजन ये कि जब आप पब्लिक इशू करते हो ऑफर फॉर सेल में, तो आपके पास जो पैसा है वो इशूअर के पास नहीं रहता है, वो चला जाता है सेलिंग शेयर होल्डर के पास। फर्दर क्या लिखा है कि एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए? मिनिमम 15 करोड़ होना चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट 3 फुल ईयर्स ऑफ 12 मंथ्स ईच, जिसमें ऑल 3 ईयर्स प्रॉफिट होना चाहिए। इशूअर का नेट वर्थ कितना होना चाहिए ऑफ लास्ट 3 फुल ईयर्स ऑफ 12 मंथ ईच? कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए। एंड अगर इशूअर ने लास्ट 1 साल में अगर अपना नाम चेंज किया है तो मिनिमम 50% ऑफ रेवेन्यू जो है लास्ट 1 ईयर का वो चेंज नेम एक्टिविटी से मिलना चाहिए। अब अगर इशूअर इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है then the issuer cannot do IPO through basic eligibility norms, they can do IPO through alternative eligibility norms. And what is the alternative eligibility norms? Alternative eligibility norms में 3 कंडीशन है कि आपका इशू बुक बिल्डिंग प्रोसेस से होना चाहिए। सेकेंडली, मिनिमम 75% जो इशू है वो आपको क्यूआईबी को देना पड़ेगा, और अगर आपने 75% इशू क्यूआईबी को नहीं दिया तो आपको पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। क्लियर? दिस इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिस्पेक्ट टू IPO. And when we talk about eligibility criteria for FPO under the basic eligibility norm, it basically says कि issuer ने लास्ट 1 साल में नाम चेंज नहीं किया होना चाहिए, और अगर लास्ट 1 साल में नाम चेंज किया है तो मिनिमम 50% रेवेन्यू चेंज नेम एक्टिविटी से आना चाहिए। और अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल नहीं किया बेसिक एलिजिबिलिटी नॉर्म्स का विच इज गिवन अंडर 103(1), तो 103(2) में आप FPO कर सकते हो थ्रू ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसमें क्या है कि आपका इशू बुक बिल्डिंग मेथड से होना चाहिए। मिनिमम 75% इशू जो है वो आपको क्यूआईबी को देना पड़ेगा, और अगर आपने मिनिमम 75% क्यूआईबी को नहीं दिया तो पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। क्लियर?
अब देखो, अब यहाँ पे जनरल कंडीशंस पब्लिक इशू के लिए क्या बोला गया है, ये पॉइंट्स याद रखना बिकॉज ये आपको हर जगह मिलेगा। तो जनरल कंडीशन क्या है कि इशूअर ने वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज के पास एप्लीकेशन होना चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग इन प्रिंसिपल लिस्टिंग अप्रूवल। इसके अलावा अगर इशूअर मल्टीपल एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है तो किसी एक स्टॉक एक्सचेंज को डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज बोलना पड़ेगा। थर्ड, इशूअर को डिपॉजिटरी के संग एग्रीमेंट करना पड़ेगा फॉर डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। अभी अगर जो भी प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए। एंड जो भी एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स है उनको या तो फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा या तो उसको फॉरफिट करना पड़ेगा। एंड फर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट होना चाहिए फ्रॉम वेरीफाइबल सोर्स टूवर्ड्स टूवर्ड्स 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड मैक्सिमम जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आप कितना पैसा रेज कर सकते हो, दैट इज 25% ऑफ इशू साइज। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सेज दैट अगर देखो अगर हम लोग जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंड रेज करना चाहते हैं तो कितना कर सकते हैं, 25% ऑफ इशू साइज। अगर हम लोग एक्विजिशन के लिए फंड रेज करना चाहते हैं जिसमें टारगेट अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है तो कितना रेज कर सकते हैं, 25% इशू साइज। और अगर हम ये दोनों काम के लिए करना चाहते हैं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड एक्विजिशन जहाँ पे टारगेट आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, अगर फंड रेज करना चाहते हैं देन इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 35% ऑफ इशू साइज। लेकिन अगर एक्विजिशन में टारगेट आइडेंटिफाई हो गया है तो फिर ये परसेंटेज लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल। तो अगर ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं तो क्या एडिशनल कंडीशन है, पहला कि जो भी शेयर्स आप पब्लिक को दोगे वो फुल्ली पेड अप शेयर्स होने चाहिए। उन इक्विटी शेयर्स को होल्ड करते हुए सेलिंग शेयर होल्डर को कम से कम 1 साल हो जाना चाहिए बिफोर फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। और अगर वो इक्विटी शेयर जो ऑफर फॉर सेल में दिए गए हैं अगर वो आपको कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के कन्वर्जन की वजह से मिला है, तो जब हम लोग 1 ईयर का पीरियड काउंट करते हैं होल्डिंग पीरियड के 1 ईयर का, उसमें कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का होल्डिंग पीरियड भी कंसिडर किया जाएगा। फोर्थ क्या लिखा है कि ये जो 1 ईयर पीरियड है ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जो आपने सीपी में फाइल किया उससे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी अगर इक्विटी शेयर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के कन्वर्जन की वजह से मिला है जो आप ऑफर फॉर सेल में दे रहे हो तो उनका कन्वर्जन पहले हो जाना चाहिए बिफोर फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। फर्दर ये जो 1 ईयर का पीरियड है कि आपका 1 ईयर होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, कब एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर ऑफर फॉर सेल गवर्नमेंट कंपनी ने किया है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ने किया है या तो एसपीवी ने किया विच इज एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड कंट्रोल बाय सेटअप एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट कंपनी या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। फर्दर अगर आप इक्विटी शेयर जो ऑफर फॉर सेल में दे रहे हो अगर वो इक्विटी शेयर आपको स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की वजह से मिला है जिसको एनसीएलटी ने अप्रूव किया है एंड बिकॉज यू वाज एंड ये शेयर्स आपको क्यों मिला है क्योंकि आप शेयर्स होल्ड कर रहे थे ट्रांसफरर कंपनी का कितने पीरियड के लिए, नाउ मोर देन 1 ईयर के लिए, उसके अगेंस्ट में बिकॉज आप ट्रांसफर में शेयर्स होल्ड कर रहे थे 1 साल से ज्यादा, उसके अगेंस्ट में आपको ट्रांसफरी कंपनी का शेयर्स मिला है और अब ट्रांसफरी कंपनी ऑफर फॉर सेल में जा रहा है तो अगर आपको ट्रांसफरी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हुए अगर 1 साल नहीं भी हुआ है तो भी चलेगा। थर्ड क्या लिखा है कि अगर आप ऑफर फॉर सेल में आप उन इक्विटी शेयर्स को दे रहे हो जो आपको बोनस शेयर्स में मिला है तो अगर उन बोनस शेयर्स को होल्ड करते हुए अगर 1 साल नहीं भी हुआ तो चलेगा, प्रोवाइडेड ओरिजिनल शेयर्स को होल्ड करते हुए 1 साल से ऊपर हो जाना चाहिए। एंड ये जो बोनस शेयर दिया गया है ये फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम से दिया गया है, इट इज नॉट बीन गिवन आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ इशूअर। क्लियर? अब यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है कि अगर आप आईपीओ कर रहे हो थ्रू ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जिस भी होल्डर के पास जिस भी शेयर होल्डर के पास अगर 20% से ऊपर होल्डिंग थी इशूअर की वो ऑफर फॉर सेल में अपने कितने शेयर दे सकता है, मैक्सिमम ना ऑफर फॉर सेल में कितने शेयर दे सकता है, मैक्सिमम 50% ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। एंड अगर ऑफर फॉर सेल में जो पब्लिक शेयर होल्डर है अगर वो शेयर्स ऑफर फॉर सेल में जो दे रहा है अगर उसकी होल्डिंग इशूअर में 20% से कम थी तो वो ऑफर फॉर सेल में अपने कितने शेयर दे सकता है, मैक्सिमम 10% ऑफ द शेयर कैपिटल, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ इशूअर है उसका 10% दे सकता है। और जिसके पास भी 20% से ऊपर शेयर्स पड़े हैं उसके ऊपर लॉक इन कंडीशन की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगा। क्लियर? अब देखो अब प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, दैट इज 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। अब अगर पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग और प्रमोटर जो है अगर वो 20% से कम है तो एआईएफ, एफपीसीआई, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी ये लोग कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल विदाउट बीइंग क्लासिफाइड एज प्रमोटर। फर्दर क्या लिखा है
ये जो मिनिमम प्रमोटर की रिक्वायरमेंट है ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर कंपनी में आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है। सेकेंडली, अगर आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हो जिसमें इक्विटी शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है फॉर द लास्ट 3 years बिफोर द रेफरेंस डेट, 95% ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व कर दिया गया है बिफोर द रेफरेंस डेट, एंड इशूअर ने एलओडीआर की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया है फॉर द लास्ट 3 years बिफोर द रेफरेंस डेट। लेकिन अगर किसी भी क्वार्टर में अगर आपने एलओडीआर की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं किया है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन जब आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी में फाइल किया उससे पहले कंप्लायंस हो गया है और आपने कंप्लीट डिस्क्लोजर दे दिया है, तो फिर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट देखने की जरूरत नहीं है। फर्दर क्या दिया है कि जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है वो कब मिल जाना चाहिए कंपनी को, एटलीस्ट 1 day बिफोर द ओपनिंग ऑफ इशू, यानी जो एंटायर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इसको एस्को अकाउंट में रख दिया जाएगा एंड दैट विल बी रिलीज अलोंग विद द पब्लिक इशू प्रोसीड। अभी लेकिन अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पहले आ गया है और आपने कंपनी ने प्रमोटर कंट्रीब्यूशन को यूटिलाइज भी कर लिया है तो उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया गया इसका डिस्क्लोजर ऑफर डॉक्यूमेंट में देना पड़ेगा। लास्ट में क्या बोलता है कि अगर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 100 करोड़ से ऊपर का है और कंपनी पब्लिक इशू कर रहा है पार्टली पेड अप शेयर्स का, तो प्रमोटर को पहले 100 करोड़ लाना पड़ेगा एंड जो बैलेंस अमाउंट है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लाया जाएगा बिफोर एनी कॉल बिंग मेड टू पब्लिक। क्लियर। एंड जब हम लोग मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसमें सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर जो प्रमोटर के पास पड़े हैं, जो प्रमोटर्स एंड फाउंडर्स को इशू किया जाता है, उसको भी कंसिडर किया जाएगा। सो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन एज अ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉल्ड लॉक इन रिक्वायरमेंट। तो देखो लॉक इन कितना होगा, अगर कंपनी आईपीओ कर रहा है तो लॉक इन जो प्रमोटर के पास शेयर्स पड़े उस पर लॉक इन कितना होगा, तो 20% अप टू 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, जो जितने शेयर्स हैं उसका कंपनी के पोस्ट इशू कैपिटल का 20% निकालो, उतना वैल्यू का शेयर्स प्रमोटर का लॉक इन में रहेगा। कितने पीरियड के लिए, 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन आईपीओ, और 20% से ऊपर जो है उस पर लॉक इन कितना रहेगा, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन आईपीओ। एंड जो प्री इशू शेयर होल्डर अदर देन प्रमोटर हैं उनमें लॉकिंग कंडीशन कितना रहेगा, तो इट विल बी 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन आईपीओ। अभी जो अगर मेजॉरिटी ऑफ इशू प्रोसीड जो है अदर देन ऑफर फॉर सेल पोर्शन को छोड़ के अगर मेजॉरिटी ऑफ इशू प्रोसीड अगर यूटिलाइज किया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो जो 18 मंथ्स है वो बढ़ के हो जाएगा 3 years और जो 6 मंथ्स है लॉकिंग पीरियड वो बढ़ के हो जाएगा 1 year। सेकेंड थिंग क्या लिखा है कि एसआर इक्विटी शेयर जो सुपीरियर रेट इक्विटी शेयर जो कंपनी के प्रमोटर्स एंड फाउंडर्स को दिया जाता है उस पर लॉकिंग पीरियड कितना रहेगा, तो याद रखना एसआर इक्विटी शेयर जब तक वो एसआर इक्विटी शेयर के फॉर्म में वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, मतलब जब तक वो नॉर्मल शेयर में कन्वर्ट नहीं हो जाता या जब तक लॉकिंग पीरियड खत्म नहीं हो जाता, विच एवर इज लेटर। फर्दर क्या दिया है कि अगर हम लोग एफपीओ की बात कर रहे हैं तो एफपीओ में लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, तो एफपीओ में लॉक इन सिर्फ प्रमोटर के शेयर होल्डिंग पे रहता है, सेम प्रोविजन अप टू 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल 18 मंथ्स एंड बियॉन्ड 20% 6 मंथ्स। लेकिन इसमें भी अगर मेजॉरिटी ऑफ इशू प्रोसीड एक्सक्लूडिंग ऑफर फॉर सेल पोर्शन जो है अगर वो यूटिलाइज किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जो 18 मंथ्स है वो बढ़ के 36 मंथ्स हो जाएगा, मतलब 3 years हो जाएगा, और जो 6 मंथ्स है वो बढ़ के 1 year हो जाएगा। क्लियर। अब देखो अब यहाँ पे एसआर इक्विटी शेयर इन केस ऑफ एफपीओ में भी एसआर इक्विटी शेयर पे लॉक इन कंटिन्यू रहेगा, कब तक, जब तक कि वो नॉर्मल शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। फर्दर क्या लिखा है कि ये लॉक इन की कंडीशन कब एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर शेयर्स एम्प्लॉयज को दिए गए हैं अंडर ईएसओएस ईएसपीएस में दिया गया है आईपीओ से पहले, तो फिर आईपीओ के बाद फ्रेश लॉकिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर शेयर्स ट्रस्ट को दिए गए हैं आईपीओ से पहले फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ईसॉप स्कीम, तो उन शेयर्स पे भी वापस नया लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा, प्रोवाइडेड जो लॉक इन शेयर पे एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 में दिया है वो कंप्लाई होना चाहिए। सेकंड क्या लिखा है कि अगर इक्विटी शेयर वीसीएफ एआईएफ कैटेगरी 1 एफईसीआई के पास है तो आईपीओ से पहले जो एक्वायर किया था वो वापस लॉक इन एप्लीकेबल नहीं होगा, प्रोवाइडेड उनके ऊपर जब उन्होंने परचेज किया था उस समय 6 मंथ्स का लॉक इन पीरियड पहले ही लग चुका है। अभी अगर प्रमोटर एंड प्री इशू शेयर होल्डर ने अगर जीएसओ ग्रीन इशू प्रोसेस में अगर कोई शेयर्स लैंड किए हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट को, तो उसके ऊपर लॉक इन रिलीज हो जाएगा, और जब स्टेबलाइजिंग एजेंट ये शेयर्स रिटर्न करेगा तो उनके ऊपर वापस लॉक इन रहेगा फॉर द रिमेनिंग पीरियड। अभी व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड दैट अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज प्रमोटर के पास पड़ा है एक्सेप्ट सुपीरियर एंड इक्विटी शेयर, तो अगर प्रमोटर के पास पड़ा है शेयर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को है वो लॉक इन में है, तो प्रमोटर उसको अपनी ही कंपनी के दूसरे प्रमोटर को ट्रांसफर कर सकता है ड्यूरिंग लॉक इन पीरियड, सब्जेक्ट टू कंडीशन। कंडीशन क्या है कि ये जो ट्रांसफर होगा या टेक ओवर रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। सेकेंडली जो जो लॉक इन पीरियड है दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर द रिमेनिंग पीरियड, लॉक इन जो है वो ट्रांसफरी के ऊपर एप्लीकेबल होगा फॉर द रिमेनिंग पीरियड, एंड ट्रांसफरी इसको वापस ट्रांसफर
नहीं कर सकता। सेम वे अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज पर्सन अदर देन प्रमोटर के पास पड़ा है तो ड्यूरिंग लॉक इन पीरियड पर्सन अदर देन प्रमोटर उसको ट्रांसफर कर सकता है। किसको ट्रांसफर कर सकता है? प्रमोटर, नॉन प्रमोटर, किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। कंडीशन क्या है कि ये जो ट्रांसफर होगा ये टेक ओवर कोड के हिसाब से होना चाहिए। सेकेंडली लॉक इन पीरियड जो रहेगा वो ट्रांसफरी के ऊपर एप्लीकेबल होगा फॉर द रिमेनिंग पीरियड, एंड ट्रांसफरी इसको लॉक इन पीरियड में किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। फर्दर क्या दिया है कि अगर सुपीरियर, अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज प्रमोटर के पास पड़े अदर देन सुपीरियर एट इक्विटी शेयर जिस पे लॉक इन है, तो उन शेयर्स को भी आप बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सामने प्लेज कर सकते हो। कंडीशन कि लोन कंपनी ने लिया है, इशूअर ने लिया है, एंड ये टर्म ऑफ लोन एग्रीमेंट है कि प्रमोटर के जो लॉक इन शेयर्स है उनको कोलेटरल बनाया जाए, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि जो प्लेजी है, मतलब जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको ड्यूरिंग लॉक इन पीरियड किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, एंड लॉक इन विल कंटिन्यू फॉर लॉक इन विल कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि आपने प्लेज क्रिएट किया तो लॉक इन खत्म हो जाएगा, लॉक इन कंटिन्यू रहेगा, एंड प्लेजी इसको ड्यूरिंग लॉक इन पीरियड किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। फर्दर क्या दिया है कि अगर सिक्योरिटीज पे लॉक इन है और अगर सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में है तो उन सर्टिफिकेट के ऊपर नॉन ट्रांसफरेबल लिख दिया जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लास्ट पॉइंट कि अगर किन कुछ सिक्योरिटीज पे अगर मान लो लॉक इन चल रहा था एंड उन सिक्योरिटीज पे जो पेड अप अमाउंट है जो पब्लिक ने पेड अप किया है उससे कम है, मतलब आपने कम पे किया, इवन आपके शेयर्स पे लॉक इन है तो भी आपने कम पेमेंट किया है, तो आपका लॉक इन नॉर्मल पीरियड नहीं रहेगा। आपका लॉक इन कब खत्म होगा? जब आप पब्लिक ने जितना पे किया है उतना पे करोगे, उसके 18 महीने बाद तक आपका लॉक इन कंटिन्यू रहेगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरराइटिंग। अब देखो अंडरराइटिंग क्या है। अंडरराइटिंग एक अरेंजमेंट है जिसमें अंडरराइटर कंपनी को ये एश्योरेंस देता है कि अगर पब्लिक इशू या राइट इशू में, अगर पब्लिक इशू में या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने राइट इशू में अगर सिक्योरिटी सब्सक्राइब नहीं किया, देन दे विल सब्सक्राइब द अनसब्सक्राइब पोर्शन। तो अगर पब्लिक इशू आप जो कर रहे हो वो अदर देन बुक बिल्डिंग मेथड है तो अंडरराइटिंग ऑप्शनल हो जाता है, बट अगर पब्लिक इशू थ्रू बुक बिल्डिंग मेथड है तो अंडरराइटिंग कंपलसरी है। एंड यहाँ पे लेकिन एक चीज देखना, अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हो थ्रू बुक बिल्डिंग मेथड एंड यू आर डूइंग पब्लिक इशू थ्रू ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो जो मिनिमम 75% क्यूआईबी को देना है उस पोर्शन को आप अंडरराइट नहीं करा सकते। एंड जब आप सेबी में प्रॉस्पेक्टस फाइल करते हो उससे पहले आपको अंडरराइटर के संग अग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा, हु इज नोबडी एल्स। याद रखना पहले अंडरराइटर नाम की एक सेपरेट इंटरमीडिएट थी, अंडरराइटिंग रेगुलेशन था, बट दैट हैज बीन रिपील्ड। आज की तारीख में अंडरराइटिंग का जो काम करता है वो या तो मर्चेंट बैंकर करता है, स्टॉक ब्रोकर, एज परमिटेड बाय सेबी। तो आपको जो भी अंडरराइटिंग फंक्शन परफॉर्म करेगा उसका डिटेल ऑफर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, और अगर कंपनी पब्लिक इशू कर रहा है एंड अंडरराइटिंग हुआ है तो मिनिमम अंडरराइटिंग कमिटमेंट कितना होना चाहिए, अप टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एंड अंडरराइटर पब्लिक इशू में अगर अंडरराइटिंग कर रहा है, अगर मर्चेंट बैंकर जो है अगर वो अंडरराइटिंग कर रहा है तो वो और कोई भी शेयर परचेज नहीं करेगा एक्सेप्ट फॉर फुलफिलिंग द अंडरराइटिंग कमिटमेंट। क्लियर? अब देखो, अब मॉनिटरिंग एजेंसी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि अगर आपका इशू साइज 100 करोड़ से ऊपर का है एक्सक्लूडिंग द पोस्टर फॉर ऑफर फॉर सेल, तो इशूअर को सीआरए को एंगेज करना पड़ेगा जो कि मॉनिटर करेगा विद रिस्पेक्ट टू यूटिलाइजेशन ऑफ द इशू प्रोसीजर। और ये कब तक करेगा? जब तक पूरा इशू साइज मॉनिटर, जितना आपने पैसा रेज किया है इशू साइज में, वो जब तक पूरा यूज़ नहीं हो जाता तब तक आपको मॉनिटरिंग एजेंसी मॉनिटरिंग करवाना पड़ेगा सीआरए से। एंड मॉनिटरिंग एजेंसी अपनी रिपोर्ट देंगे क्वार्टरली बेसिस पे, एंड बोर्ड डायरेक्टर जो हैं इशूअर के वो उस रिपोर्ट के ऊपर अपना कमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, एंड दिस रिपोर्ट इशूअर हैव टू बी पब्लिकली डिसेमिनेट किया जाएगा कितने दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। कहाँ पे दिया जाएगा? इशूअर के वेबसाइट पे प्लस स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे जहाँ पे कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्टेड है। लेकिन ये मॉनिटरिंग एजेंसी की रिक्वायरमेंट कब एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर पब्लिक इशू बैंक, पीएफआई, इंश्योरेंस कंपनी कर रहा है तो वहाँ पे फिर ये रिक्वायरमेंट देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सब्जेक्ट टू प्रूडेंशियल नॉर्म्स गिवन बाय देयर रेस्पेक्टिव रेगुलेटर्स। क्लियर? अब देखो, अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो कितने दिन तक आपका सब्सक्रिप्शन पीरियड ओपन रहता है? अगर हम पब्लिक इशू की बात करें तो मिनिमम 3 वर्किंग डेज, मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज। अगर हम राइट इशू की बात करें तो मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम 30 डेज। अगर आप पब्लिक इशू में आप प्राइस बैंड को चेंज कर रहे हो तो आपको सब्सक्रिप्शन पीरियड को इंक्रीज करना पड़ेगा, मिनिमम 3 वर्किंग डे से बढ़ाना पड़ेगा। बट ये 3 वर्किंग डे बढ़ाने के बाद भी टोटल सब्सक्रिप्शन पीरियड 10 वर्किंग डेज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। फर्दर, अगर पब्लिक इशू के टाइम पे कोई एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है, फोर्स मेज्योर,
सो इन दैट केस बैंकिंग स्ट्राइक हो गया, ऐसा कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो गया, तो अगर इशूअर चाहे तो सब्सक्रिप्शन पीरियड को बढ़ा सकता है। अगर बढ़ाएगा तो मिनिमम 3 वर्किंग डेज से बढ़ाएगा, लेकिन 3 वर्किंग डेज बढ़ाने के बाद भी टोटल सब्सक्रिप्शन पीरियड 10 वर्किंग डेज को क्रॉस नहीं करेगा। अभी मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हम लोगों ने कई बार सुना हुआ है। तो व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? इट इज 90% ऑफ इशू साइज। लेकिन अगर आप आईपीओ के टाइम पे हो तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसको बोला जाएगा? 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला, आपको ऑफर डॉक्यूमेंट्स आप जितना पैसा रेज करने वाले हो उसका मिनिमम 90% मिल जाना चाहिए, प्लस मिनिमम 25% पोस्ट इशू कैपिटल जो है वो पब्लिक के पास होना चाहिए। और अगर अपने को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो कंपनी को पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा 4 डेज के अंदर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। और अगर नहीं किया तो 15% पर एनम की पेनल्टी लग जाएगी। तो अब आपका इशू ओपन कितने दिन के अंदर होना चाहिए? तो इशू नीड टू बी ओपन विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑब्जर्वेशन हैज बीन गिवन बाय सेबी। और यहाँ पे अगर कंपनी ने शेल्फ प्रॉस्पेक्टस फाइल किया है तो पहला इशू ओपन हो जाना चाहिए विद इन 3 मंथ्स ऑफ द इशुएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सेबी। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फास्ट ट्रैक एफपीओ। नाउ व्हाट इज फास्ट ट्रैक? यहाँ पे आपका पब्लिक इशू फास्ट होता है, ये आईपीओ के केस में नहीं होता, सिर्फ एफपीओ के केस में होगा या राइट इशू के केस में होगा। तो लिस्टेड कंपनी फास्ट ट्रैक एफपीओ कर सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशन। कंडीशन क्या है कि आपका इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 years बिफोर द रेफरेंस डेट। जो एंटायर प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए फॉर एटलीस्ट एज ऑन रेफरेंस डेट। एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए पब्लिक शेयर होल्डिंग का? अगर आप एफपीओ कर रहे हो तो 1000 करोड़ और राइट इशू कर रहे हो तो 250 करोड़। इशूअर ने एलओडीआर कंप्लायंस की होनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 years बिफोर द रेफरेंस डेट। और अगर इशूअर ने किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में एलओडीआर कंप्लायंस नहीं किया विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने से पहले कंप्लायंस कर लिया तो उसको कंप्लीट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और अगर उसने डिस्क्लोजर दे दिया तो फिर वो फास्ट ट्रैक एफपीओ कर सकता है। यहाँ पे अगर इशूअर के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज ने पेनल्टी लगाई है तो वो पेनल्टी सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टी होनी चाहिए, तो वो फास्ट ट्रैक इशू कर सकता है। 95% इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस इशूअर ने रिजॉल्व कर दिए होने चाहिए प्रीसीडिंग द मंथ और रेफरेंस डेट। एंड इशूअर के ऊपर किसी भी सेबी ने या किसी भी रेगुलेटर ने कोई भी शो कॉज नोटिस या प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग चालू नहीं की होनी चाहिए इशूअर, डायरेक्टर, उसके प्रमोटर, एक्सेप्ट प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। उसको छोड़ के कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चालू होनी चाहिए। और अगर चालू हुई है तो आपको कंप्लीट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और उसका इफेक्ट बताना पड़ेगा। अगर आपने कंप्लीट डिस्क्लोजर दिया, उसका इफेक्ट बताया, तो फिर आप ऑफर फॉर सेल, तो फिर आप फास्ट ट्रैक एफपीओ कर सकते हो। फर्दर क्या लिखा है कि इशूअर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर ने अगर लास्ट 3 years में अगर कोई भी सेटलमेंट मैकेनिज्म सेबी के साथ किया तो आपको उसका कंप्लीट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। फर्दर क्या लिखा है कि इशूअर को कोई भी डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे लास्ट 3 साल में स्टॉक एक्सचेंज ने सस्पेंड नहीं किया होना चाहिए। फर्दर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बिटवीन लीड मैनेजर एंड इशूअर और ग्रुप कंपनी। मतलब जो लीड मैनेजर है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर ऑडिटर ने जो भी फाइनेंशियल्स आपने ऑफर डॉक्यूमेंट डाला है उसमें से किसी भी साल के फाइनेंशियल में अगर ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन दिया है, मतलब कुछ एडवर्स रिमार्क दिया है, तो आपको रीस्टेटेड फाइनेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो जो ऑडिटर ने ऑब्जर्वेशन दिया है उसको कंप्लाई करते हुए फाइनेंशियल्स को रीस्टेट बनाना पड़ेगा, वापस बनाना पड़ेगा, मतलब आपको रिवाइज फाइनेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पे हम लोग जब रेफरेंस डेट की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट जिस दिन आपने ऑफर डॉक्यूमेंट स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल किया है। एंड एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग किसको बोला जाता है? तो यहाँ पे आप डेली का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हो। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट इनटू मार्केट प्राइस, दैट इज कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो डेली का आप मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हो, उन डेली के मार्केट कैपिटलाइजेशन को ऐड करते हो और उसको नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज से डिवाइड करते हो। दैट विल बी कैलकुलेटेड एज ए एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे टॉपिक है ऑफर डॉक्यूमेंट। दैट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक दैट पब्लिक इशू में उसको हम लोग प्रोस्पेक्टस या ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। एंड राइट इशू में दैट इज कॉल्ड लेटर ऑफ ऑफर। तो ऑफर डॉक्यूमेंट में वो हर एक इन्फॉर्मेशन होती है जो इन्वेस्टर के लिए जानना जरूरी है फॉर टेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन। नाउ इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डीआरएचपी, जो आप पहला प्रोस्पेक्टस सेबी में फाइल करते हो जिसको सेबी अप्रूव करता है 30 डेज के अंदर। एंड देन इट बिकम्स आरएचपी। नाउ आरएचपी वो प्रोस्पेक्टस है जो आप इन्वेस्टर्स को देते हो एट द टाइम ऑफ रोड शो। एंड उसके बेसिस पे इन्वेस्टर से आप एक प्राइस एंटिसिपेशन लेते हो। एंड देन आपका बुक बिल्डिंग प्रोस्पेक्टस आता है जिसमें आप इशू साइज एंड इशू प्राइस आप इशू साइज एंड प्राइस बैंड को आप डिस्क्लोज करते हो। फिर जब बिल्डिंग होती है उसके बेसिस पे फाइनल प्रोस्पेक्टस बनता है जिसमें आपका फाइनल इशू प्राइस मेंशन होता है। प्लस देयर इज समथिंग कॉल्ड अब्रिज प्रोस्पेक्टस। नाउ व्हाट इज अब्रिज प्रोस्पेक्टस?
और सेबी भी जानता है कि इन्वेस्टर पूरा प्रॉस्पेक्टस नहीं पढ़ने वाला है, तो दे वांट कि एक समरी ऑफ प्रॉस्पेक्टस भी प्रोवाइड किया जाए जिसमें वो हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जो इन्वेस्टर के लिए जानना जरूरी है फॉर टेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन, एंड दैट इज टू बी कॉल्ड एज अब्रिज प्रॉस्पेक्टस। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है, तो आप जब भी पब्लिक इशू से कनेक्टेड कोई भी एडवर्टीजमेंट करते हैं, सो दैट विल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। एंड यहाँ पे अगर आरएचपी में और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में कुछ भी अगर कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, देन व्हाट वी आर ऑलवेज गोइंग टू प्रिवेल इज द इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो अगर आप एक ही प्रोस्पेक्टस से मल्टीपल इशू करना चाहते हो, देन दैट प्रोस्पेक्टस टू बी कॉल्ड एज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी पीरियड 1 ईयर होता है, एंड आप इस एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस से 4 पब्लिक इशू कर सकते हैं। फर्दर क्या दिया है कि शेल प्रोस्पेक्टस में जब आप आपका पहला इशू ओपन हो जाना चाहिए विद इन 3 मंथ्स ऑफ द इशूएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन लेटर बाय सेबी, एंड सब्सिक्वेंट इशू के लिए आपको वापस शेल प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट आपको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम ही फाइल करना पड़ेगा। क्लियर? देन अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर इंटरमीडिएट, दैट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जब आप ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी में फाइल करते हो डीआरएचपी, तो आपको इसको वेबसाइट पे भी प्लेस करना पड़ता है फॉर ऑब्टेनिंग पब्लिक कमेंट फॉर 21 डेज के लिए, और जो भी पब्लिक का कमेंट आता है वो भी आपको सेबी को प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसको सेबी कंसिडर करता है व्हाइल गिविंग देयर अप्रूवल। क्लियर? अब देखो, अब आपका जो इशू रेटेड एडवर्टीजमेंट है वो 2 पार्ट में होता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आईपी प्री इशू एडवर्टीजमेंट एंड पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट। तो प्री इशू एडवर्टीजमेंट में आप प्रोस्पेक्टस आरओसी में फाइल करने के बाद आप प्री इशू एडवर्टीजमेंट देते हो, जिसमें आप एक इंग्लिश, एक हिंदी एंड एक वर्नाकुलर पेपर में देते हो। इसमें आप क्या इन्फॉर्मेशन दोगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारा रिक्वायरमेंट, जो कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है, ये सेबी आईसीडीआर एंड कंपनी एक्ट में जो दिया हुआ है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप प्री इशू एडवर्टीजमेंट में ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे जिससे कि आप मार्केट को मैनिपुलेट कर सको। पोस्ट एडवर्टीजमेंट क्या बोलता है? नो, दैट इज वेयर, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका इशू कितने साइज का था, कितना इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ, हर एक कैटेगरी कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या था, फाइनल प्राइस क्या निकला, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको देना है। कितने दिन के अंदर? आपका इशू कंप्लीट होने के 10 डेज के अंदर आपको ये पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट देना है। क्लियर? अब ये आपका जो पूरा पार्ट था, दिस इज द पार्ट ऑफ पब्लिक इशू अंडर योर सीएस एग्जीक्यूटिव पोर्शन। Now under right issue, now what is being said that right issue में जो eligibility criteria it is very similar to public issues में क्या लिखा है कि issuer, promoter group डायरेक्टर है, सेलिंग शेयर होल्डर जो है उसको सेबी ने डिबार नहीं किया होना चाहिए। अगर प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर है, जो इशूअर के प्रमोटर डायरेक्टर है वो किसी और कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर जिसको सेबी ने डिबार किया है, तो कंपनी राइट इशू नहीं कर सकता। थर्ड, प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर सेबी ने पहले डिबार किया तो, और अगर डिपार्टमेंट पीरियड खत्म हो गया है, तो फिर कंपनी राइट इशू कर सकता है। जनरल कंडीशन भी सेम है जो हमने पीछे पढ़ा था, दैट स्टॉक एक्सचेंज के पास आपको वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज को आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर ऑब्टेनिंग इन प्रिंसिपल लिस्टिंग अप्रूवल। और अगर किसी एक एक्सचेंज को अगर डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज बनाया है, तो आपको अगर कंपनी मल्टीपल एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है तो किसी एक एक्सचेंज को आपको डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज बनाना पड़ेगा। जो भी एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स हैं उसको फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा या तो फॉरफिट करना पड़ेगा। एंड फर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट लेना पड़ेगा फ्रॉम वेरीफाइबल सोर्स, कितने परसेंट का? टूवर्ड्स 75% ऑफ इशू प्रोजेक्ट कॉस्ट का। एंड आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कितना पैसा रेज कर सकते हो? 25% ऑफ इशू साइज। नॉट ओनली दैट, हमने जो पीछे पढ़ा था कि अगर आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंड रेज कर रहे हो तो कितना रेज कर सकते हो? 25% ऑफ इशू साइज। अगर आप एक्विजिशन के लिए फंड रेज कर रहे हो जहाँ पे टारगेट आइडेंटिफाई नहीं है, तो आप कितना रेज कर सकते हो? 25% ऑफ इशू साइज। अगर आप दोनों रेज करना चाहते हो तो कितना रेज कर सकते हो? 35% ऑफ इशू साइज। लेकिन अगर आप एक्विजिशन के लिए फंड रेज कर रहे हो जहाँ पे टारगेट आइडेंटिफाई हो गया है, तो फिर ये लिमिट कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। पता क्या लिखा है कि अगर इशूअर, प्रमोटर या डायरेक्टर अगर विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉडलेंट बोरोवर हैं, तो प्रमोटर ग्रुप शेयर्स को रिनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ विद इन द प्रमोटर ग्रुप ही रिनाउंसमेंट हो सकता है। एंड लास्ट क्या लिखा है दैट अगर इशूअर ने सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर अगर इशू किया है प्रमोटर्स एंड फाउंडर्स को, तो उन सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स पे भी राइट इशू दिया जाएगा, और उन राइट इशू पे भी वही राइट्स होंगे, सुपीरियर राइट जो बेनिफिट है जो ओरिजिनल सुपीरियर राइट शेयर्स पे हैं। एंड जब ओरिजिनल एसआर इक्विटी शेयर नॉर्मल शेयर में कन्वर्ट होगा, तो ये राइट इशू वाले भी एसआर शेयर हैं, ये भी नॉर्मल शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? दिस मच इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू राइट इशू। नाउ व्हाट इज प्रेफरेंशियल इशू? प्रेफरेंशियल इशू में कंपनी सिक्योरिटी इशू करता है टू ए सेलेक्टेड पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, लेकिन इसमें ESOS, ESPS, स्वेट इक्विटी शेयर, डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये सब कंसिडर नहीं किया जाता है।
नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट हम लोग जब कंपनी प्रेफरेंशियल इशू करता है तो कंपनी प्रेफरेंशियल इशू ऐसे पर्सन को नहीं कर सकता जिसने लास्ट 90 ट्रेडिंग डेज बिफोर द रेलेवेंट डेट अगर कंपनी के शेयर्स को सेल किया है या ट्रांसफर किया है। अभी अगर ये प्रमोटर ने भी किया तो भी उसको प्रेफरेंशियल इशू में शेयर्स अलॉट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये जो लास्ट 90 ट्रेडिंग डेज बिफोर द रेलेवेंट डेट का जो रिस्ट्रिक्शन है ये कब अप्लाई नहीं होगा, अगर शेयर्स पे प्लेज क्रिएट किया गया तो अप्लाई नहीं होगा, या तो अगर इंटर से ट्रांसफर किया गया है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। पता क्या लिखा है दैट अगर प्रमोटर ग्रुप ने शेयर वारंट को सब्सक्राइब किया था लेकिन बाद में उसको पेमेंट नहीं किया एंड शेयर वारंट फॉरफिट हो गया, मतलब कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया एंड शेयर वारंट फॉरफिट हो गया, तो फिर अगले 1 साल तक दे विल बिकम इनएलिजिबल फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। पता क्या लिखा है दैट अगर इशूअर अगर प्रेफरेंशियल इशू नहीं करेगा ना, इशूअर प्रेफरेंशियल इशू नहीं करेगा कब तक, जब तक अगर प्रमोटर डायरेक्टर अगर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है तो इशूअर प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकता। फर्दर क्या लिखा है कि अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है विद सेबी स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी तो इशूअर प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकता, लेकिन अगर ड्यूज पे लिटिगेशन है तो कर सकता है। कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि जो शेयर्स आप प्रेफरेंशियल इशू में दोगे वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, कंपनी को स्पेशल ऑप्शन पास करना पड़ेगा एंड जो भी सिक्योरिटीज अगर प्रपोज अलॉटी के पास पहले से पड़ी है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होनी चाहिए। इशूअर ने LODRA कंडीशंस कंप्लाई किए होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कंटिन्यूस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट। जो अलॉटी है उसका पैन नंबर कंपनी के पास होना चाहिए बिफोर सीकिंग एप्लीकेशन फॉर इन प्रिंसिपल लिस्टिंग अप्रूवल एंड व्हाट इज बीइंग सेड दैट इशूअर को स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर सीकिंग इन प्रिंसिपल लिस्टिंग अप्रूवल। कौन से शेयर्स के लिए, जो प्रेफरेंशियल इशू में अलॉट करेगा। क्लियर? सो दीज आर द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। नाउ QIP क्या होता है? नाउ QIP बेसिकली मींस होता है, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक, अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी अगर QIP को शेयर्स दे रहा है ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस दैट इज टू बी कॉल्ड एज QIP। सेकेंडली, अगर प्रमोटर ग्रुप के जो शेयर्स हैं अगर वो ज़्यादा हो गए हैं, मैक्सिमम लिमिट से ऊपर हो गया है, तो यहाँ पे अगर ऑफर फॉर सेल हो रहा है प्रमोटर ग्रुप के शेयर्स का और वो शेयर्स किसको दिए जा रहे हैं, QIP को दिए जा रहे हैं ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, देन दैट इज ऑल्सो टू बी कॉल्ड एज QIP। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो QIP हो रहा है ये किन QIP को दिया जा रहा है, ऑल दोज डिटेल नीड टू मेंशन। लेकिन कब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है? अगर प्रमोटर ग्रुप के शेयर्स मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा हो गए हैं और उसको कम करने के लिए अगर ऑफर फॉर सेल किया जा रहा है टू QIP तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। फर्दर क्या लिखा है कि ये जो अलॉटमेंट है ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के 365 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड जो भी कंपनी QIP कर रहा है उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुए एटलीस्ट 1 ईयर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ट्रांसफरी कंपनी QIP कर रहा है एंड ट्रांसफर कंपनी ट्रांसफरी में मर्ज हुआ था अंडर द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, जिस जब ट्रांसफर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल फॉर मोर देन 1 ईयर, तो वहाँ पे जब हम लोग 1 ईयर कंप्यूटेशन करते हैं कि जो इशूअर है उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुए 1 साल हो जाना चाहिए, तो उसमें ट्रांसफर का लिस्टिंग पीरियड भी कंडीशन देखा जाएगा। फर्दर क्या लिखा है कि आप QIP नहीं कर सकते अगर प्रमोटर या डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। जो भी सिक्योरिटीज इशू किया जाएगा उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराया जाएगा एंड दो QIP के बीच में मिनिमम 2 वीक का गैप होना चाहिए। क्लियर? So these are the 8 points which is there in your QIP topic for CS executive. Now with respect to the IDR, अगर IDR कौन इशू करता है? ओवरसीज लिस्टेड कंपनी। इंडिया में अगर सिक्योरिटी इशू करते हैं देन बट दे इशू IDR। तो अगर आप IDR का IPO कर रहे हो तो क्या कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इशूइंग कंपनी अपने होम कंट्री में लिस्ट होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। सेकेंडली उसको किसी भी रेगुलेटरी बॉडी ने प्रोहिबिट नहीं किया होना चाहिए। थर्ड, उसका गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस होना चाहिए। फोर्थ, उसके प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। फर्दर क्या लिखा है कि जो इशू साइज है वो कम से कम 50 करोड़ का होना चाहिए। नाउ यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट आप एक टाइम पे एक ही डिनोमिनेशन ऑफ IDR इशू कर सकते हो एंड जो अंडरलाइंग शेयर्स हैं जिसके अगेंस्ट में IDR इशू किया गया है वो पारी पासू शेयर्स होने चाहिए और वो होम कंट्री में लिस्टेड होने चाहिए। फर्दर क्या लिखा है
कि आपको वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज पे इन प्रिंसिपल लिस्टिंग एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप मल्टीपल एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहे हो तो किसी एक एक्सचेंज को डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज बनाना पड़ेगा, डिपॉजिटरी के संग एग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा फॉर डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, एंड फर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना पड़ेगा फ्रॉम वेरीफाइबल सोर्स टुवर्ड 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, एंड आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से कितना पैसा रेज कर सकते हो, दैट इज 25, मैक्सिमम इज 25% ऑफ इशू साइज। अब यहाँ पे राइट इशू ऑफ आईडीआर में क्या बोला है, तो राइट इशू ऑफ आईडीआर अगर कोई कंपनी का पहले से ही ओवरसीज एंटिटी का पहले से आईडीआर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो राइट इशू ऑफ आईडीआर कर सकता है, प्रोवाइडेड उसको जिस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वहाँ से उसको इन प्रिंसिपल लिस्टिंग अप्रूवल लेना पड़ेगा। फर्दर प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए, एंड व्हाट इज बीइंग सेड दैट उसने जो भी एलओडीआर है या जो डिपॉजिटरी एग्रीमेंट है उसका कोई भी मटेरियल नॉन कंप्लायंस नहीं किया होना चाहिए at the time of filing of in राइट इशू ऑफ अ डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी मटेरियल नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए। क्लियर? सो दिस इज योर राइट इशू ऑफ आईडीआर एज वेल एज आईपीओ ऑफ आईडीआर, ओनली दिस मच पार्ट इज देयर इन योर पोर्शन। अब देखो, अब यहाँ पे एसएमई में क्या बोला है, तो अगर कोई कंपनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है तो वो एसएमई एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है। इसमें अगर कोई स्मॉल एंटरप्राइज है जिसका पोस्ट इशू कैपिटल 10 करोड़ तक है तो उसको एसएमई प्लेटफॉर्म पे ही लिस्ट होना पड़ेगा। अगर कोई एंटरप्राइज है जिसका पोस्ट इशू कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है और 25 करोड़ तक है तो वो एसएमई प्लेटफॉर्म पे या मेन प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी लिस्ट हो सकता है। उसको जो भी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट है, जो भी एक्सचेंज के लिस्टिंग कंडीशंस हैं वो कंप्लाई करने पड़ेंगे। पता क्या लिखा है, कौन सी एंटिटी एसएमई प्लेटफॉर्म पे आईपीओ नहीं कर सकता? सेम कंडीशन है कि प्रमोटर डायरेक्टर, प्रमोटर ग्रुप, सेलिंग शेयर होल्डर डायरेक्टर को सेबी ने डिबार नहीं किया होना चाहिए। प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर नहीं होना चाहिए जिसको सेबी ने डिबार किया है। इशूअर प्रमोटर डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर या फ्यूजिटिव इकोनॉमिक या फ्रॉडलेंट बोरोवर नहीं होने चाहिए, एंड प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। अभी अगर सेबी ने पहले रिस्ट्रिक्शन लगाया था बट अब वो रिस्ट्रिक्शन का पीरियड खत्म हो चुका है तो फिर कंपनी एसएमई आईपीओ कर सकता है। पता क्या लिखा है कि आपको वन और मोर एसएमई प्लेटफॉर्म पे इन प्रिंसिपल लिस्टिंग एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फर्दर क्या लिखा है कि अगर आप किसी मल्टीपल एक्सचेंज पे लिस्ट होते हो तो किसी एक एक्सचेंज को डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज बनाना पड़ेगा। जो भी पार्टली पेडअप शेयर तो उनको फुल्ली पेडअप या फॉरफिट करना पड़ेगा। फर्दर आपको डिपॉजिटरी के संग एग्रीमेंट करना पड़ेगा फॉर डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। जो भी सिक्योरिटीज प्रमोटर के पास पड़े वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए, एंड आपको फर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना पड़ेगा फ्रॉम वेरीफाइबल सोर्स। कितने वैल्यू का? 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट का, एंड मैक्सिमम अमाउंट जो है जो आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रेज कर सकते हो वो कितना है? 25% ऑफ इशू साइज। फर्दर क्या लिखा है, नाउ सेबी जो है वो कोई भी ऑब्जर्वेशन लेटर इसमें नहीं देगा। फर्दर क्या लिखा है, 100% इशू अंडरराइट होना चाहिए जिसमें मर्चेंट बैंकर जो 15% इशू अंडरराइट करेगा, एंड जो नॉमिनेटेड इन्वेस्टर है वो बैलेंस 85% इशू अंडरराइट करेंगे। और अगर उन्होंने अपना अंडरराइटिंग कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो मर्चेंट बैंकर को ही अनसब्सक्राइब पोर्शन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फर्दर क्या लिखा है दैट मिनिमम एप्लीकेशन साइज 1 लाख रुपए का होगा, और यहाँ पे मीडियम एंटरप्राइज के पास चॉइस होता है कि वो एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड पे और मेन बोर्ड से एसएमई बोर्ड पे आप माइग्रेशन कर सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे क्या दिया है, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। जितनी भी टेक कंपनीज हैं अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहते हैं तो वो इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो सकते हैं विद और विदाउट पब्लिक इशू। उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि इशूअर इंटेंसिव यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, एंड जिस दिन ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल किया उससे पहले एटलीस्ट 1 साल तक उसकी 25% ऑफ प्री इशू कैपिटल किसके पास होना चाहिए? क्यूआईबी के पास, या तो इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर के पास, या तो एफपीआई के पास, या तो कोई ऐसी एंटिटी जो फॉलोइंग कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्या कंडीशन है कि मिनिमम एसेट अंडर इन्वेस्टमेंट जो है पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड होना चाहिए जिसका मिनिमम एयूएम कितना होना चाहिए? 150 मिलियन। ये ऐसी कंट्रीज होना चाहिए जिसका फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर रजिस्टर्ड है। फर्दर क्या लिखा है कि ये ऐसी कंट्री का रेसिडेंट होना चाहिए जिसके सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर आईओएससीओ एमएमओयू के सिग्नेटरी हैं, या तो बायलैटरल एग्रीमेंट विद सेबी के सिग्नेटरी हैं, एंड ये ऐसी कंट्री का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए जहाँ पे एफएटीएफ ने अपना एडवर्स रिमार्क दिया है। फर्दर क्या लिखा है दैट जो इशूअर है वो इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग कब करा सकता है? जब प्रमोटर डायरेक्टर जो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। क्लियर? अब देखो, अब बोनस इशू में क्या बोला गया है, तो बोनस इशू में कंपनी एडिशनल शेयर इशू कर रहा है टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कंडीशन क्या है कि अथॉरिटी एओ में होनी चाहिए। अगर एओ में अथॉरिटी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? आपको एओ को ऑल्टर करना पड़ेगा बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन।
नाउ फर्दर क्या लिखा है कि कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ऑफ डेट सिक्योरिटीज या फिक्स डिपॉजिट का। फर्दर एम्प्लॉयज़ के पेमेंट में कोई भी स्टैट्यूटरी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। जितने भी पार्टली पेड अप शेयर्स हैं उनको या तो फुल्ली पेड अप बनाया जाएगा या तो उनको फॉरफिट कर दिया जाएगा, एंड इशूअर के जो प्रमोटर डायरेक्टर वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। फर्दर क्या लिखा है कि अगर कंपनी बोनस इशू कर रहा है तो कंपनी को जो भी उसके फुल्ली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट या पार्टली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके लिए बोनस का इंटाइटलमेंट रिजर्व रखना पड़ेगा, एंड दैट विल बी गिवन कब दिया जाएगा, जब उनका कन्वर्जन होगा। फर्दर क्या लिखा है कि आप बोनस इशू कहाँ से दे सकते हो, फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज फ्रॉम सीआरआर से दे सकते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व से बोनस इशू नहीं दे सकते, एंड बोनस कैन नॉट बी गिवन इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। फर्दर वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कंपनी ने प्रमोटर डायरेक्टर्स को अगर सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स दिया है तो उस पर अगर बोनस शेयर दिया जाएगा तो उस पर भी सेम सुपीरियर राइट बेनिफिट हो गया, और फिर जब ओरिजिनल एसआर शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट होगा तो ये बोनस शेयर्स वाले जो एसआर शेयर्स हैं ये भी ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी बोनस इशू कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए, अगर एओए में शेयर होल्डर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है तो विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल इन बोर्ड मीटिंग, और अगर शेयर होल्डर अप्रूवल लेने की जरूरत है तो 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल इन बोर्ड मीटिंग, और अगर आपने एक बार बोनस इशू अनाउंस किया तो बाद में आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। लास्ट थिंग जो है इसको बोलते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, जो आपको सेबी के हर एक चैप्टर में मिल जाएगा। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी सेबी रेगुलेशन जो है वो एक हर्डल क्रिएट कर रहा है और आप मार्केट में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लाना चाहते हो तो आप सेबी से एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और सेबी आपको सेबी रेगुलेशन से एग्जाम्पशन प्रोवाइड कर सकता है फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स सब्जेक्ट टू कंडीशन। तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, एंड सेबी आपको ये बोल सकता है कि आपको कुछ कंडीशंस कंप्लाई करना पड़ेगा ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब क्या होता है, तो इट मीन्स दैट यू आर टेस्टिंग सम लाइव टेस्टिंग कर रहे हो वेयर कुछ न्यू प्रोडक्ट सर्विस मॉडल जो है सब बिजनेस मॉडल जो है वो डिप्लॉय किए जाएंगे लिमिटेड सेट ऑफ पर्सन्स के लिए, और ये क्यों किया जा रहा है, जिससे कि आप मार्केट में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर सको। क्लियर? सो विद दिस योर फास्ट ट्रैक ऑफ ICDR चैप्टर इज ओवर अंडर द यकीन सीरीज, एंड आई बिलीव कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।